नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान की राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, राजस्थान की राज व्यवस्था में एक टॉपिक है, उसका नाम है राजस्थान के प्रमुख आयोगों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आयोगों को लेकर के साथियों एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो क्लास वैसे तो स्पेशली RAS प्री के लिए है, ठीक है ना। RAS प्री वालों के लिए ये क्लास है, लेकिन अगर चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन साथियों राज्य सूचना आयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख आयोगों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपन बात करते हैं साथियों किसकी, राज्य सूचना आयोग की। ठीक है ना, देखो राज्य सूचना आयोग की अपन डिस्कस करते हैं। वो देखिए राज्य सूचना आयोग। देखो राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं तो राज्य सूचना आयोग जो है इसका जो गठन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो गठन है साथियों वो कब होता है, 18 अप्रैल सन 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन होता है। जब गठन किया गया तो साथियों इसका मुख्यालय है जो कहाँ पर सुनिश्चित किया गया था, तो ये मुख्यालय ध्यान रखना है साथियों, जयपुर के अंदर है। मुख्यालय भी आपसे साथियों पूछा जा सकता है कि जो है राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है ना, गठन कब होता है, 18 अप्रैल सन 2006 को इसका गठन होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद साथियों जो राज्य सूचना आयुक्त हैं उनके मुख्य सूचना आयुक्त की और जो उसके आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल किसके द्वारा करते हैं साथियों, जो है राज्यपाल जो है एक समिति है उसकी सिफारिश पर साथियों ये राज्य के जो है मुख्य सूचना आयुक्त की और सूचना आयुक्तों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है ना, अब उस समिति के मेंबर कौन कौन से हैं वो देखिएगा। समिति के जो मेंबर होंगे वो होंगे मुख्यमंत्री, जो कि साथियों अध्यक्ष होंगे, ये ध्यान रख लेना है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री। और सदस्य कौन होंगे, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो इसके क्या होंगे साथियों, सदस्य होंगे। और एक और मेंबर होता है जो विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है साथियों, वो भी इसका क्या होता है, मेंबर होता है। ठीक है, उसी के अनुसार राज्यपाल क्या करते हैं, राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं साथियों, प्रश्न यहाँ से डेफिनेट एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन है साथियों, वो श्री MD कारोनी है। ठीक है ना, इनके अपन चर्चा करेंगे लास्ट में, सारे जो भी अभी अब तक जो सूचना आयुक्त बने हैं। ठीक है, देखो अब वर्तमान के जो बात करते हैं कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हाल ही में साथियों 9 जुलाई को जो है नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है नियुक्ति की गई है। वो किनके की गई थी, ML लाठर की, यानी कि मोहनलाल लाठर की। और मोहनलाल लाठर ध्यान रखना साथियों ये कौन है, अपने राजस्थान के पूर्व DGP हैं साथियों, ध्यान रख लेना। ठीक है, ML लाठर जिनकी नियुक्ति की गई थी 9/7/2024 को। ठीक है, और इसी के साथ साथियों 3 सूचना आयुक्त भी जो है नियुक्त किए गए थे। वो 3 सूचना आयुक्त कौन है जिनको नियुक्त किया गया था, एक तो था साथियों सुरेश चंद्र गुप्ता, एक थे महेंद्र कुमार पारख, और एक थे साथियों टीकाराम शर्मा। ठीक है, और इनको साथियों रामबाण लगा लेना, 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ML लाठर, और इनके साथ जो 3 सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा। ठीक है, चलो अब देखो राज्य सूचना आयोग जो है अध्यक्ष जो है आज तक जो अध्यक्ष बने हैं उनकी सूची अपन देखते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष बनते हैं MD कारोनी, जो कब बनते हैं, 18 अप्रैल सन 2006 को जब इसका गठन होता है राज्य सूचना आयोग का। ठीक है, इसके बाद T श्रीनिवासन बनते हैं साथियों, ठीक है ना, 5 सितंबर 2011 को। और इसके बाद बनते हैं जो है सुरेश कुमार चौधरी बनते हैं, जो 6 नवंबर 2015 को बनते हैं। ठीक है ना, तो दूसरे नंबर पर थे T श्रीनिवासन, तीसरे नंबर पर थे सुरेश कुमार चौधरी, चौथे नंबर पर बने थे साथियों देवेंद्र भूषण गुप्ता, जो कब बने थे, 11 दिसंबर 2020 को बनाए गए थे। और अब ध्यान रखना साथियों पांचवे जो अध्यक्ष बने हैं ML लाठर, यानी कि मोहनलाल लाठर बने हैं, जो कि साथियों 9 जुलाई 2024 से लगातार रहने वाले हैं। ठीक है ना, लगातार, ये ध्यान रख लेना। जब दूसरा अपडेट होगा तो उसके बाद अपन अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है इनके कार्यकाल की, बात आती है साथियों कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अब देखो साथियों पहले इनका जो कार्यकाल था 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले था, लेकिन जो है अब इनको घटा करके कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो कर दिया गया है। ठीक है, और ये अपने तीनों कोर्स हैं, इनका जो है लेना मत इसको। ठीक है, जो मैं शाम को जो है आपको कॉम्बो कोर्स अवेलेबल करवाने वाला हूँ, वो कॉम्बो कोर्स आपको तीनों एक साथ मिलेंगे। ये वैसे तो 351 इन तीनों की प्राइस है, ठीक है ना, लेकिन आपको मिलने वाला है ये 199 में मिलने वाला है शाम को। ठीक है ना, फिर इसकी प्राइस बढ़ करके 351 हो जाएगी। तो जिसको लेना है ऐप डाउनलोड कर लेना। और ठीक है, देखो अब पदावधि यानी कि जो इनके
पदावधि की बात करते हैं, इनके कार्यकाल की बात करते हैं, वो क्या है, किस नियम के अनुसार जो है इसको घटाया गया था, वो देखो। यानी कि साथियों सभी के लिए पद ग्रहण की तिथि से जो है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो। यानी कि साथियों केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार संशोधन कानून 2019 के द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल को घटा करके कितना किया गया है, 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो किया गया है। किसके अनुसार, सूचना का अधिकार कानून 2019 के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, राज्य सूचना आयोग यानी कि प्रबंधन जो विनियम है 2007 को जो है सूचना का अधिकार अधिनियम साथियों 2005 की धारा 15(4) के तहत क्या किया गया था, बनाया गया था। ये ध्यान रखना, किसको, राजस्थान सूचना आयोग जो प्रबंधन विनियम 2007 है, इनको सूचना का अधिकार अधिनियम साथियों 2005 की धारा 15(4) के तहत ही बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से डेफिनेट ये जो भी लाइनें हैं यहाँ से प्रश्न बनेंगे स्टेटमेंट वाले, ध्यान रखना है आपको। देखो नोट लगा करके यहाँ पर लिखा हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत साथियों दायर शिकायत या फिर अपील पर जो है निर्णय देते समय साथियों आयोग जो है देरी से क्या करेगा, सूचना देने, सूचना को खुर्द-बुर्द करने और रुकावट डालने आदि के आरोपों के जो दोषी होंगे साथियों, यानी कि लोक सूचना अधिकारी पर क्या करेंगे, वो 250 रुपये प्रतिदिन की दर से साथियों दंडारोपण कर सकता है। यानी कि जो राशि अधिकतम 25,000 तक हो सकती है, यानी कि 25,000 से ज्यादा नहीं होगी, जो भी दंड होगा वो 250 रुपये प्रतिदिन होगा, लेकिन अधिकतम कितना रहेगा, 25,000 तक हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो 4 अप्रैल 2022 को राजस्थान में सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए साथियों राज्य सूचना आयोग द्वारा आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया और वर्तमान में साथियों ध्यान रख लेना 275 विभाग इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से प्रश्न जो है वो छपने लायक क्या है वो देखिएगा। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य सूचना आयोग के द्वारा आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो ध्यान रख लेना 4 अप्रैल 2022 को साथियों आरटीआई पोर्टल 2.0 जो है लॉन्च किया गया था। और वर्तमान में 275 जो विभाग हैं किस पोर्टल से जुड़े हुए हैं, जो है आरटीआई पोर्टल 2.0 से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये किसके लिए, सूचना के अधिकार के तहत जो भी मामले होते हैं उनका त्वरित निस्तारण के लिए जो है आरटीआई पोर्टल 2.0 को जो है लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, 4 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। डेट आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। देखो इसके बाद देखो ये प्रश्न ध्यान रखना साथियों, ये प्रश्न जो है आरएस प्री में आया हुआ है। आरएस प्री 2023 वाली जो परीक्षा हुई थी 1 अक्टूबर वाली, उसमें पूछा गया था कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना साथियों अप्रैल 2023 में जोधपुर में किया जाना स्वीकृत किया गया है। ये ध्यान रख लेना है, जो राज्य सूचना आयोग की एक जो पीठ है इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाना स्वीकृत किया गया है। कब, अप्रैल 2023 में ये बात राजस्थान सरकार ने कही थी, ठीक है। अब देखो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की जो है बाध्यता में क्या क्या शामिल है उनकी चर्चा करते हैं। देखो अपने संगठन की विशिष्ट या कृत्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना, ये इसकी बाध्यता में शामिल है, ठीक है। और सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से साथियों सूची पवित्र करना, जिससे इस अधिकार का जो है उपयोग क्या बन सके, सुकर बन सके, ठीक है। और ऐसी अन्य सूचना को जो है विहित की जाए, यानी कि प्रकाशित करेगा। और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को क्या करेगा, ये प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा, ये भी ध्यान रखना है। और सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण करेगा, यानी कि इसके डेटा को जो है कंप्यूटर में सुरक्षित रखेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो अपन बात करते हैं लोकायुक्त के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये इतनी बड़ी बात तो हो गई किसकी, राज्य सूचना आयोग की, ठीक है। अब सूचना आयोग की एक बार आप और देख लो, सूचना आयोग का गठन कब होता है, 18 अप्रैल 2006 को। सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। सूचना आयुक्तों की और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, एक समिति की सिफारिश पर करता है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। और इसमें सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होते हैं और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है, ठीक है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, एमडी कारोनी है, ध्यान रख लेना। और वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं एमएल लाठर है, जिनकी नियुक्ति 9/7/2024 को की गई थी। और इनके साथ 3 सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा, ठीक है। और ये वो 5 अध्यक्ष है, प्रथम एमडी कारोनी याद रख लेना और एक एमएल लाठर आपको याद रखना है। बाकी 3 टी श्रीनिवासन याद रखना है, सुरेश कुमार चौधरी याद रखना है और एक देवेंद्र भूषण गुप्ता याद रखना है, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन जो है राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, पहले 5 वर्ष थी, अब उसको घटा करके जो सूचना आयोग अधिकार जो राज्य सूचना आयोग का जो अधिनियम 2019 है उसके तहत इसको घटा करके 3 वर्ष किया गया है। ठीक है, पदावधि आपको पता ही है। और इसके बाद देखो, और राज्य सूचना आयोग के एक पीठ की स्थापना जोधपुर में किया जाना प्रस्तावित है। और राज्य सूचना आयोग के द्वारा आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया था 4 अप्रैल 2022 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं लोकायुक्त के बारे में। देखो, लोकायुक्त साथ एक सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। लोकायुक्त क्या है? सांविधिक है और एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है, देखो राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम साथ 1973 पारित किया गया, जो 3 फरवरी 1973 से क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। और इसका स्थापना वर्ष मनाया जाता है 1973 माना जाता है। ठीक है ना, यानी कि लोकायुक्त का जो है स्थापना वर्ष 1973 माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, प्रथम लोकायुक्त की बात करते हैं तो श्री ID दुआ, जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति यानी कि 1963 की सिफारिश पर 28 अगस्त 1973 को साथियों सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जो है बनाया गया था। ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के जो प्रथम लोकायुक्त बनाए गए थे वो बनाए गए थे 28 अगस्त 1973 को। किनको बनाया गया था? श्री ID दुआ को। और ये ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के क्या थे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ओनली फॉर न्यायाधीश थे। और प्रथम उप लोकायुक्त तो बनाए गए थे किसको? KPU मेनन को। ये बनाए गए थे 5 जून सन 1973 को, ये भी ध्यान रखना है। प्रथम उप लोकायुक्त कौन बने थे साथियों? KPU मेनन बने थे। कौन बने थे? KPU मेनन बने थे, 5 जून 1973 को बनाए गए थे, ध्यान रखना है। ठीक है, कार्यकाल की बात करें, क्योंकि कार्यकाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है ना, 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो वो जस्टिस प्रताप कृष्ण लोरा है, जो कि 13वें क्रम के हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में साथियों। किसके बारे में? राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो गठन होता है वो होता है 20 अगस्त 1949 को। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ये फैक्ट आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, इनमें कोई जो है रॉकेट साइंस लगाना नहीं है कि आपको याद करवाए, बाकी आपको तो याद रखना ही है। गठन 20 अगस्त 1949 को होता है। इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है, ध्यान रख लेना आप लोग। और प्रभाव में कब आया था? ये 22 दिसंबर 1949 को ये प्रभाव में आया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? प्रथम अध्यक्ष थे इसके सर SK घोष थे। ठीक है ना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RPSC के सर SK घोष थे, ध्यान रख लेना। प्रभाव में 22 दिसंबर 1949 को आया था। गठन 20 अगस्त 1949 को होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय अजमेर में है। ठीक है, वर्तमान में इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? कैलाश मीणा है, जिन्होंने साथियों संजय कुमार श्रोत्रिय का क्या लिया था? स्थान लिया है। यानी कि पहले पूर्व अध्यक्ष आपसे पूछ सकते हैं तो संजय कुमार श्रोत्रिय है। ठीक है ना, देखो बात करते हैं कार्यकाल की। तो RPSC के जो मेंबर होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है साथियों 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये ध्यान रखना है। यानी कि जो RPSC के जो है ये VIMP है, पूछा जा सकता है कि RPSC के जो मेंबर होते हैं यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, और त्याग पत्र किसको देते हैं? ये त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं, ध्यान रख लेना साथियों। त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। इनको जो निलंबित कौन कर सकता है? राजस्थान के राज्यपाल, यानी कि संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो RPSC यानी कि जो भी PCS हैं, जो भी लोक सेवा आयोग है, उनको जो है उनके मेंबर और सदस्यों की बात करें, मुख्य अध्यक्ष की बात करें, तो उनको संबंधित राज्य का राज्यपाल ही निलंबित कर सकता है, लेकिन हटाने की शक्ति साथियों इनके पास नहीं है। ठीक है ना, हटाने की जो शक्ति है, हटाने की शक्ति साथियों किसके पास है? ध्यान रख लेना, ये किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। किसके पास है साथियों? ये राष्ट्रपति के पास है, ये ध्यान रखना है। जबकि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किसकी सलाह पर साथियों? मुख्यमंत्री की सलाह पर। और अनुच्छेद कौन सा होगा? 316। ठीक है ना, ये याद रखना है। सदस्यों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद कौन सा होगा? 316। ठीक है, अब देखो इसमें जो याद रखने योग्य बात है कि सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण, सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण भी कौन करता है? राज्यपाल करता है ना। यानी कि इनकी कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, इनकी क्या शर्तें होनी चाहिए सेवाओं की, ये सब अवधारणा ही राज्यपाल के पास है। और प्रतिवेदन भी ध्यान रखना है, राज्यपाल को जो है 323 के अनुसार राज्यपाल को सौंपा जाता है और राज्यपाल फिर विधानसभा में जो है इसको प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, तो प्रतिवेदन राज्यपाल को अनुच्छेद 323 के अनुसार सौंपा जाता है। ठीक है,
देखो प्रतिवर्ष है ये। देखो संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना साथियों कहाँ पर की जाती है? 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन सकता है कि 20 अगस्त 1949 को साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जयपुर में। अनुच्छेद कौन सा था? 315। ठीक है। इसके बाद देखो राज्य पुनर्गठन के बाद, जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद साथियों सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो है लोक सेवा आयोग जो है अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? जयपुर में। कब होती है? 20 अगस्त 1949 को। ये ध्यान रखना है। प्रभाव में कब आता है? 22 दिसंबर को प्रभाव में आता है। ठीक है। देखो सदस्यों की संख्या, एक तो इसमें क्या होता है? अध्यक्ष होता है और इसमें 7 सदस्य होते हैं, यानी कि 1 + 7 सदस्य ये आयोग है, बराबर कुल सदस्यों की संख्या इसमें 8 है। ठीक है ना। अब वो 8 सदस्य कौन कौन से हैं उस पर अपन नजर डालते हैं। ये देखो देखो श्री कैलाश चंद मीणा चेयरमैन है, जो कार्यवाहक है, ध्यान रख लेना आप लोग। और डॉक्टर संगीता आर्या ये मेंबर है। और श्री बाबूलाल कटारा सस्पेंडेड मेंबर है, ध्यान रख लेना। और डॉक्टर मंजू शर्मा ये भी मेंबर है। और केसारी सिंह राठौड़ जो भी ये भी मेंबर है। ठीक है ना। और श्री कैलाश चंद मीणा मेंबर है, जो कि अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। ठीक है। और प्रोफेसर अयूब खान जो है ये भी मेंबर हैं। और श्री राम निवास मेहता आईएएस जो है ये भी, ये सेक्रेटरी हैं साथियों। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरपीएससी के सेक्रेटरी कौन है? श्री रामनिवास मेहता, जो कि एक आईएएस अधिकारी है। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखो अपन आगे चलते हैं। देखिएगा राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में मात्र जो है 3 प्रांत, यानी कि राज्य राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल कितने प्रांत थे? 22 प्रांत थे, जिनमें से केवल 3 प्रांतों में साथियों जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग क्या थे? कार्य कर रहे थे, है ना। यानी कि राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में केवल साथियों 3 प्रांत, कौन कौन से हैं वो 3 प्रांत? जयपुर है, जोधपुर है और एक बीकानेर है। इन तीनों में ही साथियों जो है लोक सेवा आयोग क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलो इसके बाद देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि दिनांक 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो कब अस्तित्व में आता है? तो 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आता है। ठीक है। अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है दिनांक 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और देखो आरंभिक चरण में जो है आयोग में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य थे। ठीक है। आरंभिक चरण में जो है आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। आरंभिक जो चरण था, प्रथम चरण था उसके अंतर्गत, लेकिन अभी 1 + 7 सदस्य ही आयोग हैं ये। ठीक है। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे ये। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस के घोष को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे सर एस के घोष, वो किस पद से उनकी योग्यता क्या थी या वो किस पद पर कार्यरत थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना। जबकि साथियों श्री देवीशंकर तिवारी एवं श्री एन आर चंदोकर को नियुक्ति सदस्यों के रूप में की गई थी। भाई साहब ये दोनों के दोनों जो प्रश्न है इनको आप लोग इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना। प्रश्न बन सकता है कि आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष थे, बिल्कुल सही है। जबकि श्री देवीशंकर तिवारी एवं श्री एन चंदोकर जो है इनकी नियुक्ति सदस्यों के रूप में की गई थी। बताओ कथन 1 या कथन 2 सही है? दोनों ही गलत हैं? एक सही है या फिर केवल 2 सही है? तो ध्यान रख लेना आपको, दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे। श्री देवीशंकर तिवारी और श्री एन आर चंदोकर जो दोनों की जो है सदस्यों के रूप में नियुक्ति की गई थी, और प्रथम अध्यक्ष के रूप में सरेश के घोष को नियुक्त किया गया था, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे। ये ध्यान रख लेना। ठीक है। प्रश्न क्लियर है? याद रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न डेफिनेट बनेगा राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में। ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है आप कहाँ से लोगे? अपने राजस्थान करंट अफेयर्स वाले कोर्स में जो है ये आपको मिलेगी, यूट्यूब क्लासेस वाला जो आइकन है उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है ना। देखो राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है।
राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार के द्वारा 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक साथियों राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। इतना याद कर लेना, ठीक है। लेकिन साथियों राज्य महिला आयोग का गठन कब होता है? डेट सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन होता है, ठीक है। ये किस प्रकार की संस्था है? तो ध्यान रख लेना, राज्य महिला आयोग गैर संवैधानिक यानी कि सांविधिक निकाय है अथवा परामर्शकारी निकाय है। ये केवल और केवल परामर्श दे सकती है। इसके परामर्श को मानना और न मानना सरकार का काम है, ठीक है। जबकि राज्य महिला आयोग का मुख्यालय जयपुर के अंदर है और इनका कार्यकाल भी साथियों 3 वर्ष का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और इनमें जो सदस्यों की संख्या होती है, एक तो इसमें अध्यक्ष होता है प्लस 3 सदस्य होते हैं। एक इसमें अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य ही होते हैं, यानी कि ये साथियों 4 सदस्यीय आयोग है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती हैं, जो साथियों 11/2/2022 से लेकर के 10/2/2025 तक ये रहने वाली है, ठीक है। वर्तमान में सदस्य कौन है? क्योंकि यहाँ से डेफिनेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में कौन कौन है। तो सदस्य हैं श्रीमती सुमन यादव, श्रीमती अंजना मेघवाल और श्रीमती सुमित्रा सेन। तो राज्य महिला आयोग की सदस्य कौन है? श्रीमती सुमन यादव है, श्रीमती अंजना मेघवाल है और श्रीमती सुमित्रा जैन है और अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती है। आयोग साथियों 4 सदस्य ही हैं, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, ठीक है। कार्यकाल 3 वर्ष का है, मुख्यालय जयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और गठन 15 मई 1999 को इसका गठन होता है, ठीक है। चलो, अब आज तक जो है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रहे हुए कौन कौन है? देखो, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी कौन? कांता खतूरिया, ध्यान रख लेना, जो 1999 से लेकर के 2002 तक अपने पद पर कार्य रही। दूसरे नंबर पर बने थे पवन सुराणा, जो 2003 से 6 तक थे। तारा भंडारी 6 से 9 तक और लाड कुमारी जैन 11 से 14 तक और सुमन शर्मा ध्यान रखना 15 से 18 तक। और अब जो है वो है 22 से लेकर के 25 तक रहने वाली है रेहाना रियाज चिश्ती, ठीक है। क्लियर है? 5-6 अध्यक्ष अब तक जो है इसके बन चुके हैं। छठी रेहाना रियाज चिश्ती है, बाकी कांता खतूरिया प्रथम है, ये पूछी जा सकती है। सदस्यों का नाम जरूर याद करना है, श्रीमती सुमन यादव, श्रीमती अंजना मेघवाल, श्रीमती सुमित्रा सेन, ठीक है। इसके बाद देखो, नोट लगा करके, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा 8 मार्च 2000 को राज्य महिला नीति की घोषणा की गई थी। यानी कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा राज्य महिला नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 8 मार्च 2000 को साथियों राज्य महिला नीति की घोषणा की गई थी। ये डेफिनेट एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न है, पूछ सकता है, ठीक है। राज्य महिला नीति की घोषणा, क्लियर है ना। अब बात करते हैं आयोग की संरचना की, बात करेंगे आयोग की जो संरचना है वो किस प्रकार से होगी। देखो, आयोग के अधिनियम की साथियों धारा 3 के अनुसार आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित, ध्यान रख लेना साथियों, सदस्य सचिव सहित 4 सदस्य इसमें होंगे, ठीक है ना। अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 सदस्य होंगे इसमें। सचिव को भी गिने तो 4 है, ना गिने तो 3 है, ठीक है ना। सदस्यों में एक तो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की और एक साथियों अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी। यानी कि सदस्यों की स्थिति भी इन्होंने साफ कर दी है कि जो इसमें सदस्य होंगे साथियों, एक तो होगा अनुसूचित जाति, एक होगा अनुसूचित जनजाति और एक होगा साथियों अन्य पिछड़ी जाति की महिलाएं होगी, ठीक है। तीनों महिलाएं होंगी, ध्यान रख लेना। इसमें एक और बात याद रखने योग्य है, नोट लगा करके लिखना है कि दिनांक 16 अप्रैल 2009 के पश्चात आयोग में जो है ना अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति साथियों राज्य सरकार के साथियों स्तर से होना अपेक्षित है। दिनांक 16 अप्रैल 2009 के पश्चात आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। इससे पहले कौन करता था? राज्यपाल करता था, ठीक है ना, ध्यान रख लेना आप लोग। देखो, नियुक्ति को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा साथियों। कौन करेगा? राज्यपाल, सॉरी, राज्य सरकार करेगी, ठीक है ना। नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार, राज्य सरकार, ठीक है ना। नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार की 16 अप्रैल 2009 के पश्चात, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं साथियों, क्योंकि कार्य भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यानी कि राज्य महिला आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं, तो ध्यान रख लेना।
महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना और महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, ये इसके कार्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है, डेफिनेट याद रखना, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक और नोट लगा करके आपको क्या लिखना है वो देखिए। देखो, अधिनियम की धारा 14 के अनुसार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। धारा 14 खंड 2 के अनुसार राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों पर क्या करेगा, प्रस्तावित कार्यवाही और सिफारिशों को क्या करेगा, अस्वीकार किए जाने के कारणों के ज्ञापन सहित साथियों आयोग की रिपोर्ट विधानमंडल जो है उसके सदन के समक्ष ये प्रस्तुत करेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में, मुख्य सचिव के बारे में, क्योंकि मुख्य सचिव को लेकर के भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलो मुख्य सचिव के बारे में देखते हैं। देखो, मुख्य सचिव की बात करते हैं तो सुधांशु पंत हैं। अभी जो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, सुधांशु पंत है, जिन्होंने उषा शर्मा का स्थान लिया है। और उषा शर्मा, ध्यान रखना, दूसरी महिला सीएस हैं, ठीक है। जबकि प्रथम महिला सीएस कौन है, तो वो कुशल सिंह है, आपके सामने है, देखिएगा। और मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का क्या होता है, मुखिया होता है, ठीक है। और सचिवों का जो मुखिया है राजकीय लोक सेवाओं का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। सचिवों का मुखिया राजकीय लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है। और सचिवालय का सर्वे सर्वा कौन होता है, ये भी मुख्य सचिव ही होता है। और मुख्य सचिव राजनीतिक प्रमुख होता है किसका, मुख्यमंत्री का। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुख्य सचिव राजनीतिक प्रमुख होता है किसका, साथियों, मुख्यमंत्री का, ठीक है। और मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का क्या होता है साथियों, किंग पिन होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन होता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री के सपनों, कार्यक्रम, योजनाओं, नियोजन के जो भी सपने देखता है मुख्यमंत्री, उन सपनों को साकार रूप देने वाला जो शिल्पी होता है, जो कारीगर होता है, वो कौन होता है, सीएस होता है। यानी कि मुख्यमंत्री के सपनों, जैसे कि सपने क्या होते हैं, उसके कार्यक्रम करना, योजनाएं बनाना और नियोजन करना, इन सबको साकार रूप देने का काम होता है मुख्य सचिव का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में डिस्कस करते हैं, क्लियर है ना। पीडीएफ मैंने कहा है आपको, पीडीएफ आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ठीक है। चलो, राज्य मानवाधिकार आयोग, देखो राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर होता है, तो जयपुर में है। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। गठन होता है इसका 18 जनवरी सन 1999 को, किसका, राज्य मानवाधिकार आयोग का। कार्य करना प्रारंभ करता है सन मार्च 2000 से, ठीक है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग कार्य करना प्रारंभ करता है मार्च 2000 से। गठन 18 जनवरी 1999 को, मुख्यालय जयपुर में। कार्यकाल, इसका भी कार्यकाल साथ 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। और सदस्य संख्या की बात करते हैं तो एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य इसके अंदर होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और प्रथम अध्यक्ष की मैं बात करूं साथियों तो सुश्री कांता भटनागर इसके प्रथम अध्यक्ष थी। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो गंगाराम मूलचंदन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, नोट लगा करके लिखना है। इनके पदावधि के बारे में दिया हुआ है साथियों, वो देखिएगा कि पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने होने जो है तक ये बने रह सकते थे। यानी कि इससे पहले क्या थे, 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष आयु पूर्ण होने तक ये अपने पद पर बने रहते थे, ये ध्यान रख लेना। लेकिन मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा इनके कार्यकाल को कम करके 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष आयु की पूर्ण होने तक कर दिया गया है तथा अध्यक्ष को दोबारा नियुक्त होने के लिए योग्य कर दिया गया है। यानी कि इससे पहले जो है अध्यक्ष दोबारा नियुक्त होने के योग्य नहीं था, लेकिन साथियों मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा जो है अब अध्यक्ष को क्या किया जा सकेगा, दोबारा नियुक्त किया जा सकेगा। लेकिन इनके कार्यकाल को घटा करके 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक रखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 यानी कि इसके द्वारा राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है और इस समिति के निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य शामिल होते हैं। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा साथियों, राज्यपाल करेगा। नियुक्ति को लेकर के प्रश्न पूछा जाए तो इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा साथियों, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और एक समिति होगी उसकी सिफारिश पर ही यह करेगा, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्न होते हैं। देखिएगा, मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होगा और विधानसभा का अध्यक्ष इसका सदस्य होगा। संबंधित राज्य का गृह मंत्री भी इसका सदस्य होगा।
संबंधित राज्य की विधानसभा में विपक्ष का नेता भी इसका क्या होगा, सदस्य होगा। यानी कि मुख्यमंत्री इसका अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो मुख्यमंत्री होगा, लेकिन सदस्य साथियों विधानसभा अध्यक्ष इसका सदस्य है। संबंधित राज्य का गृह मंत्री इसका सदस्य होगा। संबंधित राज्य की विधानसभा में विपक्ष का नेता इसका सदस्य होगा, लेकिन विधान परिषद का सभापति इसका सदस्य होगा। अगर राजस्थान में है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होगा, लेकिन विधान परिषद अपने राजस्थान में है ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी याद आपको रखना है क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी आवश्यक है। यानी कि जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष साथियों बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो योग्यताएं आपके सामने हैं, वो देखिएगा। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी कि संशोधन अधिनियम 27 जुलाई 19 के द्वारा ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। यानी कि जो अर्हताएं होती हैं, जो योग्यताएं होती हैं, यानी कि इसकी जो योग्यताएं होगी अध्यक्ष बनने के लिए, या तो वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या फिर वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, ठीक है। और इसका जो सदस्य नियुक्त होने की जो है योग्यता कौन कौन सी है, देखो उसकी बात करते हैं अपन। देखिएगा सदस्यों के लिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सदस्य हैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या फिर वो रहा है, या फिर राज्य में जिला न्यायाधीश रहा है, तथा उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम साथियों 7 वर्ष का अनुभव हो। एक शर्त तो ये रही। दूसरा शर्त है कि एक सदस्य जिसकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो। यानी कि 2 सदस्य होंगे। अब दोनों सदस्यों की योग्यताओं आप सभी को पता है। एक योग्यता, एक सदस्य की योग्यता तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या फिर रहा है, या फिर राज्य में जिला न्यायाधीश रहा है तथा उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। एक सदस्य वो बनेगा। और दूसरा सदस्य साथियों, एक सदस्य जिसकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कौन अध्यक्ष के पद पर कार्य करता है? अध्यक्ष का पद साथियों रिक्त होने पर कौन अध्यक्ष के पद पर कार्य करता है? देखो 25 के अनुसार, धारा 25 के अनुसार अध्यक्ष की मृत्यु होने पर, त्याग पत्र देने अथवा किसी भी प्रकार से उसका पद रिक्त होने पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। यानी कि अध्यक्ष की जब मृत्यु होती है तो त्याग पत्र देने, यानी कि जो रिक्त होने की जो शर्तें हैं वो क्या हैं, देखो। अध्यक्ष की मृत्यु होने पर या फिर त्याग पत्र देने अथवा किसी भी प्रकार से उसका पद अगर रिक्त होता है तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष पद के रूप में क्या कर सकते हैं, प्राधिकृत कर सकता है, ठीक है। और अवकाश पर चले जाने पर या फिर किसी भी प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाने की दिशा में उसके पुनः कार्यभार संभालने तक साथियों राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। या फिर अगर मान लो वो अवकाश पर चला जाता है तो, या किसी भी प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाने की दशा में उसके पुनः कार्यभार संभालने तक साथियों राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, ठीक है। देखो राज्य मानवाधिकार आयोग की जो है कार्य, राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्य क्या क्या है, देखो राज्य मानवाधिकार के कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसी जेल को देख सकते हैं, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन कर सकते हैं, मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, सिफारिश या सलाह देना। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने की इसका अधिकार नहीं रखता है। यानी कि आयोग जो है किसी भी प्रकार से दोषी व्यक्ति पाए जाने पर उसको दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, और न ही पीड़ित को किसी भी प्रकार की आर्थिक या फिर अन्य सहायता प्रदान कर सकता है। ये राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या है, कार्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो राज्य मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। राज्य मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। किस प्रकार से, एक तो स्वप्रेरणा से कर सकता है, एक किसी भी पीड़ित के द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर कर सकता है, या फिर किसी पीड़ित की ओर से इससे व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर कर सकता है, ठीक है। देखो राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं, राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं अब। और राज्य वित्त आयोग देखिएगा
छठे राज्य वित्त आयोग का गठन पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसके दो आर्टिकल हैं। देखो, आर्टिकल पंचायती राज संस्थाओं के लिए साथियों 243 आई और 6, इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान है। और शहरी निकायों के लिए जो आर्टिकल हैं वो है 243 वाई यानी कि म, ध्यान रखना है। इसके सदस्य पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह व भाजपा विधायक अशोक लाहौटी हैं। ठीक है, अब तो ये विधायक नहीं है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी। राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब होती है? 1994 में की जाती है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना सन 1994 में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 280 के तहत वर्ष 1993 से देश के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 280 के तहत वर्ष 1993 से देश के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। देखो, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के गोयल यानी कि कृष्ण कुमार गोयल थे। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल देवपुरा थे। और तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मणिक चंद सुराणा थे। और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीडी कल्ला थे। और पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला थी। ठीक है, और देखो साथियों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मधुकर गुप्ता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो ये नवीन महाजन है। नियुक्ति कौन करता है इनकी? तो नियुक्ति करता है राज्यपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी को साथियों इस पर नियुक्त करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कार्यकाल की अगर मैं बात करता हूँ, किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति राज्यपाल करता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी को करता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। मधुकर गुप्ता ने प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया है, जबकि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अमर सिंह राठौड़, जो कि 94 से सन 2000 तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब कार्य करना आरंभ किया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब कार्य करना आरंभ किया? तो मार्च 2000 में किया था। ठीक है, और अभी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो गंगाराम मूलचंदानी है, ध्यान रखना है आपको। राजस्थान की राज्य सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? गठन की अधिसूचना साथियों इन्होंने कब जारी की? 18 जनवरी 1999 को। ठीक है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम साथियों किस उम्र तक जो है पद धारित किया जा सकता है? किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? तो 70 वर्ष तक, 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? बताओ। देखिए, तो ये धारा 24 के अंदर किया गया है। ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास क्या है, यानी कि इसमें कितने अध्यक्ष और सदस्य होते हैं? तो इसमें 1+2 जो है यानी कि 3 सदस्य आयोग है, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं ना। अगला देखो, कौन सा कथन साथियों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं और अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट में रहे हो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं पूछ रहे हैं, तो अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय होगा साथियों, है ना। उच्चतम न्यायालय नहीं होगा यहाँ पर, उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो बी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, जिसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर नेता प्रतिपक्ष या फिर नेता विपक्ष? बताओ। तो इसमें राज्यपाल नहीं होता है ना। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिनमें कौन शामिल नहीं होता है? बताओ। देखिए, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का विपक्ष का नेता या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो इसमें जो नहीं होता है वो होता है साथियों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसमें जो है शामिल नहीं होता है। देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति साथियों के प्रावधान का उल्लेख है?
नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है धारा 22 के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। बी वाला सही होगा इसमें तो ना। अगला देखो, कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? बताओ कौन नहीं था? जस्टिस प्रेमचंद जैन नहीं थे, है ना। मार्च 2022 तक साथियों उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन है? माननीय अध्यक्ष कौन है? 22 की उपलब्ध जानकारी के अनुसार बताओ देखे, तो वो है साथियों आपके श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी के व्यास। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो गंगाराम मूलचंदानी, ये ध्यान रख लेना, है ना। गंगाराम मूलचंदानी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया था। बताओ कौन थे वो? कार्यशील हो गया था जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, सबसे पहले यही थे, है ना। डी वाला होगा इसमें। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का पद संभाला था? सबसे कम कार्यकाल, वो कौन थे? सुश्री कांता भटनागर थे, ठीक है। अगला देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में साथियों अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में से क्या करता है? किसी एक को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? मानवाधिकार आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? बताओ देखे। सजा देने का नहीं है, बाकी जेलों को देखना, मानवाधिकार उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, मानवाधिकारों की सुरक्षा को पुनरावलोकन करना। बाकी ये जो जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है ना, उनको सजा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना कार्य वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। बताओ देखे, इसका कई सही आंसर होगा कि राज्य सरकार को करता है, ठीक है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के मानवाधिकार आते हैं जो कि सम्मिलित है। बताओ, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार आते हैं इसमें, आर्थिक अधिकार आते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार आते हैं, तो 1 2 3 इसमें सही हो जाएगा ना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है स्वप्रेरणा से, किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, है ना। इसका भी सही आंसर हो जाएगा, तीनों ही कथन सत्य हो जाएंगे इसमें तो ना। चलो आगे देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर एस के घोष थे, ये तो सभी को आता होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रभाव में आया था, प्रभाव में कब आया था? ये आया था 22 दिसंबर 1949 को ना। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र साथियों एक ही लोक सेवा आयोग में एक ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? बताओ, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए साथियों एक लोक सेवा आयोग होगा? ये किसके अंदर ये बात कही गई है? तो आर्टिकल 315 के अंदर ये बात कही गई है, ठीक है। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति के संबंध में अपन बात करते हैं तो नियुक्ति साथियों उनकी की जाती है, किसकी बात हो रही है? संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग और सदस्यों की नियुक्ति सिर्फ कौन करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है ना, ये ध्यान रखना है आप। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो ये मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा, लेकिन जो इनको हटाने का अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल केवल इनको क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है ना,
और ये राज्यपाल को केवल त्याग पत्र दे सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा के सदस्यों का साथियों कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की बात हो रही है तो कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। सी वाला इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को साथियों निलंबित किया जा सकता है। तो निलंबित राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, उच्च न्यायालय की जांच के बाद, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद, या फिर संसद के महाभियोग प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर विधानसभा में महाभियोग प्रस्ताव के बाद राज्यपाल के द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, ये जो हटाए जा सकते हैं साथियों राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। और कब हटाए जा सकते हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय इसके जो जांच करता है उसके बाद हटाए जा सकते हैं, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल की जो है समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं समाप्ति से पहले भी, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित जो है कुल अनुमानित संख्या कितनी है? तो 1 + 7 है, यानी कि 8 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या यानी कि अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? तो 7 है, यानी कि 1 + 7 आयोग सदस्य था ना, तो एक छोड़ देंगे तो फिर कितने रह जाएंगे? 7 रह जाएंगे ना, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति साथियों संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान के साथियों किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? तो ये आपसे पूछ रहा है अनुच्छेद 318, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ये किसको प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं? तो ये राजस्थान के राज्यपाल को करते हैं ना, सी वाला इसमें सही होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में साथियों निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल साथियों किसका रहा है? तो DS तिवारी का रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? कार्यवाहक जो है अध्यक्ष पद पर नहीं जो है वो रहे हैं, तो वो कौन है साथियों? वो है JP पिलानिया है, ठीक है। RPSC के अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अब ये प्रश्न आपको तब आप सोल्व कर पाओगे जब आपको जो है इन सबका कार्यकाल पता होगा, या फिर A से लेकर के Z तक, यानी कि क्रमवार अगर आपको याद है तभी आप कर सकते हैं इसको, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 3 2 4, 1 3 2 और 4। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य जो है संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है, वो कौन कौन है बताओ देखे। तो ध्यान रखना साथियों, एक तो रही है इसमें श्रीमती कांता खतूरिया, और एक रही है प्रकाशवती शर्मा, ठीक है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा 1 व 3, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई है? महिला सदस्य की बात हो रही है, तो कौन नियुक्त हुई है? तो दिव्या सिंह हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई है? राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 243 के तहत की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर साथियों विचार कीजिए। विचार करो भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के प्रावधान में एक सदस्यीय समिति आयोग है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों क्या हो जाएंगे साथियों? सत्य हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला इसमें सही रहेगा, याद रखना है आपको, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन साथियों कब हुआ था ये भी आपको बताना है। तो जुलाई 1994 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा। माह अगस्त 2022 में साथियों किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ध्यान रख लेना साथियों, आयुक्त की बात की जाए और अधिकारी दोनों अलग अलग होते हैं, तो श्री मधुकर गुप्ता को तो आयुक्त किया गया है, जबकि अधिकारी नवीन महाजन को बनाया गया है, ठीक है। नवीन महाजन ये अधिकारी है ना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, याद रखिएगा।
राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा क्रमांक 1 पर है? भाई साहब, ये जो प्रश्न है साथियों, ऐसे प्रश्न आते हैं जो एग्जाम में टफ होते हैं। शार्दुल सर इसका सही आंसर होगा ना। अगला क्वेश्चन होगा, देखो, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन का जो है चयन करना है। ऐसे प्रश्नों को फिर छोड़ा ही जाता है। देखो इसका सही आंसर क्या होगा। राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना, ये इसका काम है। बिल्कुल सही बात है भाई। राज्य की पंचायतें और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, ये भी सही बात है ना। देखो, राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायत एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है, ये गलत हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने के लिए कार्य करता है, ये भी गलत हो जाएगा। ए वाला इसका सही बेस्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए और बी दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ईवीएम मशीन में सत्य नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? ये प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, ध्यान रखना। तो 14वां जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर इसका प्रयोग किया गया था 2013 के अंदर, ठीक है। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, बताओ। देखिए, के गोयल थे क्या? बिल्कुल, कृष्ण कुमार गोयल थे, याद रखिएगा ना। देखो, राजस्थान में किसको राजस्थान ध्यान रखना, निम्न में से किसको राजस्थान में साथियों छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो प्रद्युमन सिंह को, याद रखना है। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? बताओ देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा ना साथियों 243 जय, है ना। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? बताओ देखिए, राज्य सूचना आयोग का जो है गठन कब होता है? 18 अप्रैल 2006 को होता है ना। ये तो अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो है राजस्थान के प्रमुख आयोगों की बात हुई है, तो उस वीडियो को आप अलग से देख लेना, डिटेल में है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। राज्य सूचना आयोग के साथियों वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? राज्य सूचना आयोग के साथियों वर्तमान में जो है सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त की बात हो रही है, तो इसके अंदर दे रखा है साथियों डीबी गुप्ता, लेकिन ये नहीं है। अभी वर्तमान के अंदर कौन है, तो ध्यान रख लेना एम एल लाठर है। एम एल लाठर है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? एमडी कारोनी थे, यही थे क्या? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त 18 अप्रैल 2006 को बनाए गए थे। कौन सा राज्य जो है मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो है गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? नहीं होता है, बताओ देखिए। तो ध्यान रखना, राज्यपाल के द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। बाकी विधानसभा में विरोधी दल का नेता, राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है, और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडल का मंत्री होता है ना। राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान के जो मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन जो है अब ध्यान रखना साथियों, जो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, सूचना का अधिकार जो कानून था 2019, उसके तहत जो मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल घटा करके कितना कर दिया गया है? 5 से घटा करके 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो ना। ये तो अपन बात करते हैं प्रश्न की। अब ये वर्तमान में आपको यही याद रखना है, ठीक है। ये अधिनियम 2019 की बात हो रही है। अधिनियम 2019 के तहत ये काम किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम था, जो कानून था, उसके तहत जो है घटा करके 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है वो कर दिया गया है, ठीक है। क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार साथियों लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? बताओ देखिए, प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना, ये बाध्यकारी शामिल नहीं है। सही विकल्प क्या है, बताओ। राज्य सूचना आयोग प्रबंधन विनियमन 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 15(4) के साथियों तहत बनाया गया था। या राज्य सूचना आयोग लोक सूचना प्राधिकार जो है अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की जो है सस्ती दर आरोपित कर सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रख लेना, कथन एक सत्य हो जाएगा इसमें तो ना।
यहाँ पर 25,000 ही होंगे, 50,000 नहीं होंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। राज्य सूचना आयोग जो है सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना जो है आरोपित कर सकता है? तो ये जो जुर्माना है ये आरोपित कर सकते हैं ओनली 25,000 रुपए, ठीक है। आरटीआई आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है? आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग के द्वारा साथियों ये लॉन्च किया गया है? तो ये राज्य सूचना आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखो, अप्रैल 2023 में साथियों राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना साथियों किस शहर में किया जाना प्रस्तावित किया गया है? बताओ, तो ये कहाँ पर किया जाना प्रस्तावित किया है? तो ये जोधपुर के अंदर प्रस्तावित किया है। ये आरएस के अंदर पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा ना। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग जो है वो किया जा सकता है किसके लिए? शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में किया जा सकता है। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी तो दिसंबर 2020 को साथियों किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई है? किस पोर्टल की शुरुआत की गई है राजस्थान में? तो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा, ठीक है। राजस्थान राज्य महिला आयोग है। राजस्थान राज्य महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है या फिर सांविधिक निकाय है या फिर जो है साथियों नियामक निकाय है या फिर अध्यादेश द्वारा बनाया गया है? तो ये साथियों एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। किस वर्ष में साथियों राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई है? किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना साथियों? सन 1999 को हुई थी, ठीक है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर साथियों कौन आसीन नहीं रहा है? कौन आसीन नहीं रहा है? तो गिरिजा व्यास नहीं रही है, ठीक है। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान राज्य महिला आयोग, तो ध्यान रखना रेहाना रिया चिश्ती। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। बी वाला, महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना इसका कार्य नहीं है, ठीक है। बाकी सभी कार्य है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन जो है सत्य है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। गैर गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायत से सुनने तथा उनकी जांच करना है। सत्य कथन आपसे पूछ रहा है और सत्य कथन ही साथियों आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सत्य कथन हो जाएगा 2, 3 और 4। क्या हो जाएगा साथियों? 2, 3 और 4, ठीक है ना। 2, 3 और 4, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है? राजस्थान सरकार करती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी साथियों अधिनियम 2011 किस तारीख को से प्रवर्तित हुआ है? तो वह 14 नवंबर 2011 को ना, 14 नवंबर 2011 को। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता लाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना। तो डी वाला सही होगा इसमें ना। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम साथियों 2011 के अंतर्गत 15 विभागों की कुल कितनी सेवाएं इसमें शामिल की गई हैं? तो 108 सेवाएं इसके अंदर शामिल की गई हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्या है? देखो, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए और इस सही कूट का चयन करिए। देखिए, इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों के 108 सेवाओं में से की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो सही है। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की जो है गणना में जो है राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। ये भी सही है। तो 1 व 2 दोनों इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान का पहला राज्य है? बताओ, देखो, सुनवाई का अधिकार अधिनियम है ना, सुनवाई का अधिकार अधिनियम। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सुनवाई का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? सन 2012 के अंदर लागू किया गया था, है ना। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम साथियों अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है?
बताओ देखें, तो 60 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। राजस्थान साथियों जन आधार प्राधिकरण का अध्यादेश लागू हुआ है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ है। बताओ कब लागू हुआ है? 18 दिसंबर 2019 को लागू हुआ है, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखो, राजस्थान भू राजस्व जो है अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भू राजस्व जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था साथियों सन 1956 को पारित हुआ था, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में जो है राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी सन 1949 के अंदर की गई थी, ठीक है। राजस्थान में साथियों प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब हुआ? राजस्थान में प्रथम जो है राजस्व दिवस का आयोजन साथियों कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 2020 को, है ना, 15 अक्टूबर 2020 को हुआ था। राजस्थान साथियों सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है, ये जयपुर केंद्र है, ठीक है। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही कूट को आपको पहचानना है। बताओ देखिए, सही कूट को आपको जो है वो पहचानना है। बताओ फटाफट से। इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर अजमेर भरतपुर कोटा। जयपुर अजमेर भरतपुर कोटा, ठीक है। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन का नाम है राजवायु। क्या नाम है उसका? राजवायु, ठीक है ना। हाल ही में राजस्थान मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण साथियों अथॉरिटी गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो राजस्थान राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ साथियों पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। और इस प्राधिकरण का नाम है, इस प्राधिकरण का जो है नाम क्या है? राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण, ठीक है ना। तो बी वाला इसमें से होगा। लोकायुक्त एक संस्था है। बताओ लोकायुक्त एक किस प्रकार की जो है संस्था है साथियों, ये आपको बताना है। तो लोकायुक्त एक, ध्यान रखना, सांविधिक और एक न्यायिक संस्था, सॉरी सलाहकारी संस्था है ना, सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है, सी वाला से होगा। राजस्थान में लोकायुक्त का जो है पद कब सृजित हुआ था? राजस्थान में लोकायुक्त का जो है पद कब सृजित हुआ था? तो ध्यान रख लेना, सन 1973 के अंदर, ठीक है। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो आईडी दुआ थे, ये ध्यान रखना है आपको। 2014 में साथियों नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति के विषय जो है किस विषय से संबंधित है? ये कौन से विषय से संबंधित थी? तो ये लोकायुक्त से संबंधित थी, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर सही कूट का आंसर आपको दें। राजस्थान में लोकायुक्त की संस्था की स्थापना सन 1973 में की गई थी। न्यायमूर्ति आईडी द्वारा राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है, अपन दोनों पढ़ चुके हैं। राजस्थान के 13वें वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो प्रताप कृष्ण लोहरा है, ठीक है। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, बताओ देखिए, राजस्थान में जो है लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो ये किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ठीक है। राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित सही कथन है। राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित साथियों सही कथन क्या है? तो ध्यान रख लेना साथियों, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, बिल्कुल सही है। लोकायुक्त को देय वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा, ये भी सही है। तो 1 2 3 इसमें तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे, ठीक है। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की आपको पहचान करनी है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है? देखिएगा, इसका कार्य शिकायतों का जांच करना है, वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, ये गलत हो जाएगा। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया था, सही है। वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, ये भी सही है, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है साथियों? राज्यपाल करता है ना। राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके द्वारा जो है किसके साथ परामर्श करता है? मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता, या फिर मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, किसके जो है किससे ये परामर्श करता है नियुक्ति के संबंध में, ठीक है ना।
बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। तो मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता है? किस कार्य की जांच नहीं कर सकता है? तो ये नहीं कर सकता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा जो है कथन सही है? देखो कौन सा कथन जो है वो सही है, पूछ रहा है आपसे ना। तो देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, बिल्कुल सही है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और साथियों कर्मचारी लोकायुक्त क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये तो सारे ही बाहर है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 4 नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में साथियों लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? जांच के दायरे में कौन आते, कौन नहीं आते हैं, है ना, ये भी आपसे पूछा है, तो ध्यान रख लेना साथियों इसमें कौन कौन नहीं आते। एक तो राजस्थान विधानसभा सचिवालय के कर्मी और एक महालेखाकार राजस्थान, 3 और 4 नहीं आते। ठीक है, अभी अपन ने पिछले प्रश्न में पढ़ा भी था। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री सही नहीं है पूछ रहा है। मुख्यमंत्री ध्यान रखना उसकी जांच जो है जांच क्षेत्र से बाहर है, सही नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं आपसे, ये तो सही है। उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि बाध्यकारी नहीं है, सरकार के लिए क्यों बाध्यकारी होगी भाई। ठीक है, सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर साथियों लोकायुक्त की नियुक्ति का सर्वप्रथम अनुशंसा किसने करी थी? किसने करी थी भारतीयों? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 ने करी थी, है ना। और अगला क्वेश्चन आता है वो देखो, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोपों के अर्थ के बारे में साथियों निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है और फिर सही कूट का आंसर आपको देना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसमें तो सारे ही कथन से होंगे। इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके कुछ लेकर या स्वयं या दूसरे के द्वारा पक्षपात या फिर दूसरों को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्यवाही नहीं करना। लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या फिर अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया। लोक सेवक भ्रष्टाचार या लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी या दोषी, है ना। तो ध्यान रख लेना, इसमें जो है ABCD सारे ही सही है। लोकायुक्त एक लोक सेवक के विरुद्ध साथियों कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती? तो ये 5 साल से अधिक पुराने जो भी मामले होंगे उनकी ये शिकायत नहीं करेंगे, ध्यान रख लेना साथियों, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें साथियों अपन ने बात करी है आपकी संपूर्ण पॉलिटी के बारे में। ठीक है ना, संपूर्ण पॉलिटी के बारे में आज अपन ने चर्चा करी है। ठीक है, और इसमें साथियों अपन ने संपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।